नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी रूपचंदानी। मैं बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताने आई हूँ। हमारे बीकॉम थर्ड ईयर में ये एक पेपर है जिसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने से पहले हमें लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इनकम टैक्स के बारे में जानें। अर्थात सबसे पहले तो इनकम टैक्स किसे कहेंगे या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। आयकर, आय पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से है जो एक व्यक्ति को अपनी कुल आय पर अति आवश्यक रूप से चुकाना पड़ता है, और इसको प्रत्यक्ष कर इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की कुल आय पर चुकाया जाने वाला कर वह स्वयं वहन करता है। इसमें उसमें उस व्यक्ति का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। चूँकि एक व्यक्ति कई आयों से इनकम प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को वेतन से भी इनकम मिल सकती है, मकान संपत्ति से इनकम मिल सकती है, पूंजी लाभ से इनकम मिल सकती है, या हमारे इनकम टैक्स के अनुसार जो 5 सोर्स हैं उसमें से किसी से भी मिल सकती है। तो उन 5 सोर्सों में से आवश्यक नहीं कि 5 सोर्सों से एक व्यक्ति को इनकम मिले। हो सकता है कि इनकम केवल 2 सोर्स से हो सकता है कि केवल वह एक सोर्स से भी कमाता हो। अर्थात यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो हो सकता है कि उसे केवल वेतन से प्राप्ति हो। यदि वह बिजनेसमैन है तो उसे बिजनेस की इनकम भी मिलेगी, और उसे मकान संपत्ति अगर उसने किराए पे दी है तो वह भी मिलेगी। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति को चाहे किसी भी शीर्षक से आय प्राप्त होती है और वह आय पर किसी प्रकार का कर चुकाता है तो उसे आयकर कहते हैं या उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर या आयकर को अध्ययन करने से पूर्व हमें आवश्यक हो जाता है कि आयकर के अंतर्गत क्या क्या शामिल, आय के अंदर या आयकर के अंदर क्या क्या शामिल किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इसके लिए आयकर अधिनियम 1961 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं जिन्हें हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि महत्वपूर्ण परिभाषाओं से हमें ये पता पड़ेगा कि कौन करदाता बन सकता है, किसको आयकर चुकाना होता है, उसकी इनकम किस प्रकार की होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। तो जो परिभाषाएं दी हुई हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत, वह आयकर अधिनियम की धारा 2 और 3 के अंतर्गत दी हुई हैं, जिसमें प्रथम या फर्स्ट परिभाषा है एसएससी। एसएससी का मीनिंग होता है करदाता। करदाता उस व्यक्ति को माना गया है जो भारतीय अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी प्रकार का कर चुकाने के लिए दायी हो। अर्थात जिस व्यक्ति की आय बनती है उसे कर चुकाना है, और चूंकि उसे कर चुकाना है इसलिए वह करदाता है। इस करदाता में हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत निम्न व्यक्तियों को भी करदाता माना गया है। जैसे कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को करदाता मान लिया हो। अब करदाता किस प्रकार से माना गया है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका उत्तराधिकारी होगा वह मृतक का करदाता माना जाएगा, मृतक करदाता का करदाता मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से कोई अवयस्क है और उसकी इनकम है, कोई पागल है उसकी भी इनकम है, कोई विदेशी व्यक्ति है, तो इन तीनों, चाहे अवयस्क, चाहे पागल, चाहे विदेशी व्यक्ति, इनका कोई भी प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति कर रहा है वह भी करदाता माना जाएगा। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी चूक के कारण भी किसी व्यक्ति को करदाता माना जा सकता है। तो करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से जिसकी अपनी कोई आय हो और उस पर उसको कर देना हो तो उसे हम करदाता कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन आती है व्यक्ति, अर्थात आयकर अधिनियम के अंतर्गत निम्न कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिन्हें हम व्यक्ति मान सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एक व्यक्ति, अर्थात एक इंडिविजुअल व्यक्ति, अर्थात एक प्राणी, वह प्राकृतिक प्राणी होना चाहिए। प्राकृतिक प्राणी जिसकी किसी प्रकार की इनकम है तो उसे हम
करदाता मान सकते हैं या उसे व्यक्ति मान सकते हैं। इसमें एक पुरुष भी शामिल है, महिला भी शामिल है, नाबालिग बच्चा भी शामिल है, पागल या मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी शामिल है। और यदि नाबालिग है या कोई पागल व्यक्ति है तो उसकी आय का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो होगा वह व्यक्ति कहलाएगा। दूसरा पॉइंट व्यक्ति के संबंध में कहा गया है एक हिंदू अविभाजित परिवार, अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अंतर्गत एक ऐसा परिवार जो दो या दो से अधिक पीढ़ियों को एक साथ रहते हैं, जिसमें सभी पुरुषों की पत्नियां, उनकी पुत्रियां, चाहे विवाहित हो चाहे नहीं हो, उनके पुत्र, सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसे हम एक हिंदू अविभाजित परिवार कहते हैं, तो उसे भी व्यक्ति माना जा सकता है। तीसरा पॉइंट है एक कंपनी चूँकि प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है लेकिन वह कृत्रिम व्यक्ति है, उसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है जिससे वह पहचानी जाती है और जिसकी पूंजी अंशों में विभक्त होती है, तो ऐसी स्थिति में एक कंपनी को भी व्यक्ति माना गया है। नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं फर्म। एक फर्म जो कि बैंकिंग फर्म भी हो सकती है या व्यवसाय से संबंधित साझेदार भी हो सकती है। यदि व्यवसाय से संबंधित है तो कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 20 व्यक्ति, और इसी प्रकार से यदि बैंकिंग कंपनी है तो कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 10 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के कोई व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, तो उसे हम फर्म कहते हैं और उस फर्म को भी हम व्यक्ति मान सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है व्यक्तियों का समुदाय या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कहने का मीनिंग है कि किसी विशेष उद्देश्य से यदि कुछ व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं तो उसे प्राकृतिक व्यक्ति मानते हुए उनको एक व्यक्ति माना जा सकता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शहरों में, गाँव में नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है या पंचायत समिति है, इनको स्थानीय सत्ता कहा गया है। ये स्थानीय सत्ता के रूप में भी व्यक्ति मानी जाती हैं या स्थानीय सत्ता में आने वाले, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है या नगर न्यास है, यह भी एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। इसके बाद में हम अन्य कृत्रिम व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन, उनको भी व्यक्ति मान सकते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी है तो उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन मान सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मीनिंग होता है कर निर्धारण वर्ष। आयकर अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष उस अवधि से है जो 1 अप्रैल को प्रारंभ होकर के और अगले वर्ष के मार्च तक समाप्त होता है। कर निर्धारण वर्ष 2020 और 21 जो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को ख़त्म होता है, इसको हम कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है गत वर्ष, अर्थात आयकर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व का वित्तीय वर्ष जो होता है उससे हम गत वर्ष करते हैं। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में संबंधित गत वर्ष 2019-20 माना जाएगा। अर्थात अभी वर्तमान में 2020-21 चल रहा है तो तुरंत पूर्व का वर्ष, वित्तीय वर्ष 2019-20 माना जाएगा। और उसे इस प्रकार भी बताया जा सकता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि को प्रीवियस माना जाएगा। हाँ, लेकिन यदि हमारा कोई व्यवसाय या आय का साधन 1 अप्रैल के बाद में प्रारंभ हुआ है तो वह अवधि थोड़ी कम हो जाती है। जैसे हमने कोई अपना व्यापार अक्टूबर में प्रारंभ किया है तो अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक वह हमारा प्रीवियस ईयर माना जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इनकम। एक्चुअली इनकम टैक्स के अंतर्गत ये कहा गया है कि आय पर कर लगना है, तो आय पर कर लगने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आय किस प्रकार की। चूँकि आयकर अधिनियम में 5 हेड दिए गए हैं, वेतन, मकान संपत्ति से आय, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आय, कैपिटल गेन से आय या अदर सोर्सेस आय, लेकिन फिर भी उनमें किस प्रकार की आयों को शामिल किया जाए, इसके लिए आय के संबंध में हमें
जानकारी होनी आवश्यक है। चूँकि आयकर अधिनियम 1961 में आय की पूर्ण रूप से कोई परिभाषा नहीं दी गई है, केवल धारा 224 के अंतर्गत कई मदें बताई गई हैं और कई मदों का उल्लेख किया गया है जो आय में शामिल की जानी है। सर लाउंस द्वारा आयकर आयुक्त और शाह वालिस एंड कंपनी के मामले में जो परिभाषा दी गई थी वह इस प्रकार है। आय का अभिप्राय एक सामयिक मौद्रिक प्राप्ति से है जो कुछ नियमितता से या निश्चित साधनों से उत्पन्न होती है। आय किसी पेड़ के फल या खेत की फसल के समान है। इनके कहने का अर्थ है सर लॉन्स द्वारा जो दी गई है, उनके कहने का अर्थ है कि वास्तव में आय उसे कहेंगे जो वास्तव में मौद्रिक रूप में प्राप्त हुई हो, कुछ नियमित साधनों से प्राप्त हुई हो, कुछ निश्चित साधनों से प्राप्त हुई हो, नियमित रूप से प्राप्त हुई हो, तो उसे हम आय कहेंगे। आय के संबंध में हाँ, ये जो कुछ मुख्य बातें वह इस प्रकार से है जो मैंने आपको 12-13 बिंदुओं में बताई है। सबसे पहला है सोर्स ऑफ इनकम, अर्थात आय का कोई साधन होना चाहिए। आय का कोई साधन होना चाहिए। रेगुलरिटी ऑफ इनकम, आय की नियमितता होनी चाहिए। आय की नियमितता का अर्थ है कि आय या तो मंथली होनी चाहिए या एनुअल होनी चाहिए या वीकली होनी चाहिए या क्वार्टरली होनी चाहिए। इट मीन्स इनकम का जो इनकम है वह रेगुलर हमें प्राप्त होते रहने चाहिए। नेक्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इनकम जो मिलनी चाहिए या आय जो होनी चाहिए वह मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए। यदि हमारे किसी काम के बदले में वस्तु दी जाती है और उसका हम मेजर नहीं कर सकते तो उसे हम इनकम में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इनकम शुड कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, इसका कहने का मीनिंग है कि इनकम जो है वह बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। यदि पिता अपनी पुत्री या बेटे को किसी प्रकार का अमाउंट देता है या कोई चीज़ देता है तो वह आय में शामिल नहीं की जाएगी। इनकम फ्रॉम नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, यदि हमारे पास इलीगल सोर्सेज से भी इनकम प्राप्त होती है। इलीगल सोर्सेज का मीनिंग है तस्करी से, चोरी से या डकैती से या रिश्वतखोरी से हमें आय प्राप्त होती है तो उससे भी हम आय में शामिल करेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन एंड डाइवर्सन ऑफ इनकम, अर्थात आय का उपयोग और आय का मोड दोनों में अंतर है। अर्थात एक व्यक्ति का जितनी भी सैलरी मिलती है, जैसे सरकारी कर्मचारी है उसको जितना वेतन मिल रहा है उस वेतन में से यदि वह अपने पीपीएफ में जमा कराता है, स्टेट इंश्योरेंस में कराता है तो यह आय का उपयोग कहलाएगा और उसको इनकम में शामिल भी किया जाएगा। और यदि उसको किसी प्रकार की इनकम मिलती है और वह इनकम में से कुछ हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो उसे आय का मोड कहेंगे। कहने का मीनिंग है कि यदि किसी दो व्यक्तियों ने मिलकर के एक साथ में काम किया और चेक एक व्यक्ति के नाम ही कटा तो एक बार तो उसके पास इनकम आई लेकिन उसमें 50% दूसरे व्यक्ति का है तो 50% जो वह होगी वह उसकी अपनी आय कहलाएगी और 50% आय का मोड कहलाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डिस्प्यूट इनकम इज आल्सो इनकम, अर्थात अगर आय के स्वामित्व संबंधी कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में आय की प्राप्ति आय के स्वामी को नहीं मिल रही है तो भी आयकर उस व्यक्ति पर लगेगा जो वास्तविक स्वामी है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्राइस इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम, इसका कहने का मीनिंग है कि यदि हमारी संपत्तियों में या हमारे स्टॉक में मूल्य की वृद्धि हो जाती है तो उसे हम आय नहीं कह सकते। प्रोबेबल इनकम इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम, यदि हमें संभावना है कि किसी प्रकार की इनकम होनी है लेकिन हम उसे आय नहीं मान सकते, जब तक हमें आय प्राप्ति नहीं हो जाती उसे आय नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इफ फर्स्ट टाइम रिसिप्ट इज इनकम इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम,
इसका मीनिंग है कि यदि जो हमें प्रथम बार आय प्राप्त होती है उसी को हम आय मानेंगे, अदरवाइज हम उसको आय नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है पिन मनी इज नॉट एन इनकम। कहने का मीनिंग है कि यदि एक पति अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए कुछ पैसे देता है और पत्नी उसमें से कुछ बचाती है तो उसे पिन मनी कहते हैं और वह इनकम नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से रिसिप्ट रिसिप्ट एज डोनेशन इज नॉट इनकम। कहने का मीनिंग है कि यदि दरमादी खाते में या गौशाला में या अन्य कहीं पर किसी प्रकार का डोनेशन मिलता है, चैरिटी मिलती है, तो वह आय नहीं कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रॉस टोटल इनकम अर्थात सकल कुल आय। आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से आय अर्थात विभिन्न स्रोतों में हम वेतन से आए, मकान संपत्ति से आए, व्यवसाय पेशे से आए, पूंजी लाभ से आए या अन्य साधनों से आए, इन सब की जब हम टोटल करते हैं तो उसे हम सकल कुल आय कहते हैं। सकल कुल आय उसे कहेंगे जिसमें से सभी प्रकार की जो 80C की कटौतियाँ हैं, 80C से लेके 80U तक कटौतियाँ, वो कटौतियाँ नहीं काटी गई हों। थैंक यू।